अस्सलाम वालेकुम, आई एम आसिफ हमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2003 का लास्ट पोर्शन 76 से 100 एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। तो पहले टू वीडियोस इससे पहले वीडियो 1 में मैंने 1 से 50 तक एक्सप्लेन किए हैं और वीडियो 2 में 51 से 75 तक, और ये पार्ट 3 है, इसमें मैं 76 से 100 तक एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट एमसीक्यू 76 है, कहता है मार्केटेबल सरप्लस इज आल्सो नोन एज। तो इसमें से पहले आपको सरप्लस के बारे में पता होना चाहिए कि सरप्लस क्या होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सरप्लस से मुराद ये है कि फार्मर अपनी लैंड पर उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करे जिनके पास लैंड नहीं है, यानी अपनी ज़मीन पर उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करे जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो इसमें दो तरह की जो सरप्लस होते हैं, एक होता है मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है कि किसान अपनी ज़मीन पे जो भी पैदा करता है वो सारे का सारा उन लोगों को दे देता है जिनके पास ज़मीन नहीं है और उनसे पैसे रिसीव कर लेता है। और दूसरी जो टाइप है वो इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है, वो है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये होता है कि किसान अपनी जो पैदावार है उसमें जो अपनी ज़रूरत है वो अपने पास रख लेता है और बाकी जो पैदावार है वो सेल कर देता है मार्केट में। तो मार्केटेबल सरप्लस इज नोन एज, तो ये बेसिकली रिटेन्ड एग्रीकल्चर सरप्लस है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, रिटेन्ड एग्रीकल्चर सरप्लस। 77 है, माल्थस प्रेजेंटेड अ थ्योरी विच डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ and economic development in his essay on the principal population। तो ये जो ऐसे है ये माल्थस ने 1798 में जो है ना वो दिया था। माल्थस की एक बुक है डॉस कैपिटल, और ये बुक लिखी गई है माल्थस की डेथ के बाद 1867 में। तो ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। 78 है, ट्रेडिशनली इट इज सेड दैट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान होता है वो पुअर सेक्टर है, हार्मफुल फॉर पुअर सेक्टर्स। तो पुअर सेक्टर को इसलिए नुकसान होता है कि जो इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करता है, कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ जाती है ड्यू टू द कैपिटल फॉर्मेशन, और गरीबों को सब्सिस्टेंस वेजेस ही मिलते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रोथ है वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। 79 है, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी एंड एब्सल्यूट पॉवर्टी, यानी मुआशरे में इनइक्वालिटी है और बहुत ज़्यादा गुर्बत है। द सोशल डिसइंसेंटिव्स हैं, यानी मुआशरे में इनइक्वालिटी भी है, पॉवर्टी भी है, सोशल और फिजिकल डिसइंसेंटिव्स हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली फॉल करेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द कूजी रेंट राइजेज व्हेन प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स राइज बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। तो पहले देखें कूजी रेंट क्या होता है। कूजी रेंट आपको पता है कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि जो लैंड है उसका रेंट पे किया जाता है, ठीक है। तो जो कूजी रेंट है वो शॉर्ट रन में वो रेंट है जो लैंड के अलावा दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे करते हैं शॉर्ट रन में।
तो वो कूजी रेंट है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, शॉर्ट रन। 81 है द इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स इन वर्ल्ड मार्केट। तो ये सिंपल एग्रीकल्चर का वर्ल्ड मार्केट में जो इलास्टिसिटी वो बहुत ज़्यादा लो है। लो क्यों है? इसलिए लो है कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो है एग्रीकल्चर गुड्स की। 82 है एक्सेस कैपेसिटी इज कंसर्न्ड विद, ये सी ऑप्शन है, यू शेप्ड होती है। 83 है द इंजीनियरिंग प्रोडक्शन फंक्शन एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व्स आर कंसर्न्ड विद, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अकॉर्डिंग टू टोबन कैश मैनेजमेंट मॉडल, ये टोबन की कैश मैनेजमेंट मॉडल ऑफ मनी के मनी क्या होती है? कन्वीनियंस, इंटरेस्ट फॉरगॉन, बोथ ए एंड बी। तो ये सी ऑप्शन, ये दोनों ही होती हैं, कन्वीनियंस भी, इंटरेस्ट फॉरगॉन भी होती है। 85 है when the critical rate of interest is lower than actual rate of interest, the bond holder will keep all wealth in the form of। अब इसमें देखें कि ये बेसिकली केन्स की थ्योरी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछी भी हुई है, रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल। ये रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल ये केन्स का मॉडल है। इसमें बेसिकली केन्स जो अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है उसको फर्दर ज़रा एक्सप्लेन करता है। उसमें यह है कि जो मनी डिमांड है वो फंक्शन होती है इनकम का और इंटरेस्ट रेट का, ये दो चीज़ों का फंक्शन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन मॉडल, केन्स कहता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास दो तरह के एसेट होते हैं, या तो वो बॉन्ड होते हैं और या फिर उसके पास मनी होती है। अगर इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो तो कंज्यूमर अपनी 100% वेल्थ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट लो है, मार्केट इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से, तो कंज्यूमर सारी की सारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% मनी में करेगा। तो अब ये क्वेश्चन 85 कहते हैं व्हेन द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज लोअर। अब यानी मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर है, कम है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या करेगा, वो सारे का सारा इन कैश की फॉर्म में करेगा, मनी में करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 86 हमने कर लिया है। 87 पे मूव करते हैं। स्लोप ऑफ LM इज डिटरमिन्ड बाय सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू रियल इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखें हम ये LM कर्व ड्राइव करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी इनकम होती है और वाई एक्सिस पे हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, और ये जो हमारा LM कर्व है, तो इसका मतलब ये LM कर्व हमारी रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिहाजा सी ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 88 पे। द रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज डिटरमिन्ड। अब आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में से एक रिजर्व रेशो भी टूल है। तो रिजर्व रेशो टूल्स का मतलब ये होता है कि जब बैंक के अंदर कोई डिपॉजिट जमा करवाया जाता है तो सम फ्रिक्शन ऑफ द डिपॉजिट, कुछ डिपॉजिट का कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है, तो उसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशो कहते हैं। तो ये इसमें
स्टैटिस्टिकल पॉलिसीज ऑफ बैंक, बिल्कुल ये इसकी पॉलिसीज होती हैं। फ्रिक्शनल पॉलिसीज ऑफ बैंक, बिजनेस पॉलिसीज ऑफ बैंक, तो ये ऑल ऑप्शन राइट है। 89 है द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई इज। तो सिंपलेस्ट क्या है जी, M1 है। M1 में कैश है जो मनी है और डिपॉजिट है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द क्लासिकल एलएम कर्व इज, अब देखो ये दो तरह की एलएम कर्व होती है, एक होती है वर्टिकल एलएम कर्व। तो ये वर्टिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक है, इसके मुताबिक ये है कि इन द लॉन्ग रन आपकी इनकम कांस्टेंट रहती है, जबकि आपका इंटरेस्ट रेट जितना मर्जी फ्लक्चुएट कर जाए। तो एलएम कर्व क्या होगी, सी ऑप्शन है वर्टिकल। तो इन केस ऑफ शॉर्ट रन आपकी एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगी, यानी आपको इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, इनकम जस्ट चेंज होगी। तो ये आपने लॉन्ग रन शॉर्ट रन में अच्छी तरह क्लियर कर लेना है। तो क्लासिकल हमेशा लॉन्ग रन की बात करता है। 91 है द लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब, ये केन्स की ये थ्योरी है, इसका मतलब बिल्कुल लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उससे कम इंटरेस्ट रेट पॉसिबल ना हो। व्हेन प्राइस फॉल, उस पर भी अगर प्राइस फॉल कर जाए, यानी अगर लिक्विडिटी ट्रैप है, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट आपका लोअर है और प्राइस फॉल कर जाती है ड्यू टू कट इन मॉनेटरी वेजेस, मॉनेटरी वेजेस कट करने की वजह से आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो इकोनॉमी विल अटेन, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। सी ऑप्शन राइट है। अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड फ्रीडरिच developed the infant industry argument of a tariff based on। तो ये दोनों जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जब जो इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, यानी जो अभी परवरिश पा रही होती है, तो उसमें अगर आप टैरिफ अप्लाई कर दें तो उनका जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग होता है। ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर फिर फॉरेन मार्केट में कम हो जाते हैं, तो इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। 93 है नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड। तो ये तीन इसकी कैटेगरीज हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। 94 है इन केस ऑफ मोनोपोली व्हेन टोटल रेवेन्यू फॉल। अब आपको पता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है, ये मैं थोड़ी से आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ये आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व है। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी 1 होती है। तो जो मोनोपोलिस्ट हैं वो यूजुअली यहाँ पर जो है ना वो प्राइसेस चार्ज करते हैं, यानी इनकी इलास्टिसिटी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होती है। तो जब इनकी ग्रेटर देन 1 होती है, तो जब ये प्राइस को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं तो इनकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, इसलिए इनकी इलास्टिसिटी 1 होती है। तो अगर इनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 यानी इस पॉइंट पे आ जाए तो इनको लॉस होगा। तो ये ऑप्शन सी है कि इनकी अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो ये प्राइसेस को अगर थोड़ा सा कम करेंगे तो इनकी जो डिमांड है उस पर कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए प्राइस कम होने की वजह से इनके रेवेन्यू भी कम हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अ फर्म इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के केस में सिंगल फर्म होती है और वो सारी मार्केट को कैप्चर उसने किया होता है, तो वो प्राइस मेकर होती है, यानी वो प्राइस खुद सेटल करती है, तो प्राइस सेटर है। बी ऑप्शन राइट है। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है फर्म्स। ए ऑप्शन। ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म थ्रू द एजुकेशन ऑफ while knowledge capital is created through expenditure research and development।
तो ये बेसिकली इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल है। यानी इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल का मतलब ये एरो ने दिया था, एरो और इसके साथ दूसरे इकोनॉमिस्ट भी थे। तो उनका यह है कि लर्निंग थ्रू डूइंग, ये सी ऑप्शन यहां पे राइट है इस क्वेश्चन में। Cartel and price leadership have been exhaustively analysis by F. Felina, ये A ऑप्शन यहाँ पे राइट है। Under price discrimination the buyer must be, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बायर मुख्तलिफ होते हैं, यानी मार्केट ए में अलहदा बायर हैं और मार्केट बी में अलहदा बायर हैं, तो नॉट बी सिमिलर नहीं होते। अगर सिमिलर हो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इम्पॉसिबल है। 100 है, द गेम थ्योरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म, रिएक्शन ऑफ पीपल, नो रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म। तो गेम थ्योरी में रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म्स होती है, यानी जब एक फर्म कोई स्ट्रेटजी बनाती है तो दूसरी फर्म भी उसका मुकाबला करती है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाती है। थैंक यू। ये 3 वीडियोस में मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू।